आज हर देश सुपर पावर बनना चाहता है क्योंकि ऐसा करके वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में कुछ ही देश खड़े होते हैं जिनमें से एक चाइना भी है। आज अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बनी कैसे? वो कौन सी वजहें हैं जिसने सिर्फ 40 से 42 सालों में चीन को दुनिया का पावरफुल देश बना दिया है? इस रेस में भारत कहां है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। साल 1949 तारीख 1 अक्टूबर, ये वो दिन था जब हम कह सकते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। देश की बागडोर माओ जेडोंग के हाथों में आई। माओ जेडोंग ने सत्ता में आते ही साल 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया, जिसके केवल दो ही मकसद थे। पहला, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और दूसरा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। इस पॉलिसी को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले जमीनें किसानों को सौंपी जिससे वो खेती कर सकें, लेकिन किसानों के पास अपनी कोई प्राइवेट ऑनरशिप ना होने की वजह से उनके द्वारा जो भी फसल उगाई जाती वो सरकार के खाते में जाती। अब इससे हुआ यूं कि प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला और कुछ ही सालों में फसल का प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गया। इतना ही नहीं, मौसम खराब होने की वजह से भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे देश में भूखमरी फैलने लगी। और यह इतनी गंभीर भयंकर तरीके से फैली कि 1959 से 61 का वो साल चाइना के इतिहास में सबसे बुरे साल के रूप में दर्ज हो गया। वहीं दूसरे पॉइंट पर नजर डालें तो माओ ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे चीन की हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। दरअसल हुआ यूं कि माओ ने एक मुहिम छिड़ी जिसे स्पैरो एक्सटर्मिनेशन यानी चिड़ियाओं का अंत नाम दिया गया। उनका पर्पस था फूड प्रोटेक्शन और वो मानते थे कि फूड प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए फसलों को खाने वाली चिड़िया यानी स्पैरोज को मार दिया जाए जिससे फसलें कम खराब हों। जब इस मुहिम को चलाया गया तो स्वाभाविक सी बात थी कि धीरे धीरे स्पैरोज की संख्या कम हो गई, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा असर खेती पर देखने को मिला। लोगों को एहसास होने लगा कि कीड़े मकोड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वजह से फसलें पहले से ज्यादा डैमेज हो रही हैं और जो फूड शॉर्टेज पहले 40% तक होता था अब बढ़कर 80% तक हो गया, यानी हालात और भी बदतर हो गए। इन सब चीजों को देखकर एक साइंटिस्ट ने इस बात पर अपनी राय दी कि अगर सारी चिड़िया इसी तरह मारी जाएंगी तो कीड़े कौन खाएगा। कीड़े ज्यादा होने की वजह से हालात पहले से बुरे होने लगे, इसलिए ये मुहिम रोक देनी चाहिए। इसके बाद सभी ने माओ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो लोग उनकी बात को डिसएग्री करते थे उन पर वो अत्याचार करने लगे और इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। यानी लगभग 50 मिलियन लोग केवल माओ की पॉलिसीज की वजह से मारे गए। लेकिन कहते हैं ना कि अत्याचार का कभी ना कभी अंत होता है। चाइना में माओ के अत्याचारों का भी अंत हुआ और सन 1976 में माओ की खराब हेल्थ की वजह से डेथ हो गई। हालांकि दोस्तों, माओ को हमेशा फेलियर का ही सामना नहीं करना पड़ा। माओ के नाम कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट भी हैं, जिसमें वुमेन्स इक्वालिटी सबसे ऊपर आता है। माओ ने अपने टाइम पर एजुकेशन और वुमेन्स इक्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसमें लिटरेसी रेट पर काम किया गया और इसके लिए सरकार की मदद भी ली गई। कई कैंपेन चलाए गए जिस वजह से चीन की लिटरेसी रेट काफी ऊपर पहुंच गई। और अगर हम 1949 के कंपैरिजन में 1978 को देखें तो हम पाएंगे कि चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स थे। इस सब के अलावा माओ ने औरतों के हक के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिसमें औरतों को अपनी मर्जी से शादी करना और अगर वह किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स तक की परमिशन उन्हें दी गई। लेकिन अगर हम वापस 1976 की तरफ रुख करें तो माओ के बाद एक नए लीडर ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली और सब कुछ बदल गया, या कहें पहले से बेहतर हो गया। दरअसल माओ के बाद 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग सियोपेंग ने इस पद को इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चीन भी कहा जाता है, क्योंकि असल में इन्हीं ने चीन का मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया। उनके लाए सुधार माओ से बिल्कुल अलग थे। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनयिक संबंध फिर स्थापित हुए, जिसका फायदा चीन को मिला। अमेरिका कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना देखते हुए निवेश किया।
शाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के प्लॉट्स पर खेती करने का अधिकार दिया। ऐसा होने से किसानों के जीवन में सुधार आया और खाने की कमी भी दूर हुई। अगर उनकी पॉलिसी पर गौर फरमाए तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने माओ के इस फैसले को नहीं बदला कि सरकार का हक जमीन पर रहेगा, बल्कि उन्होंने किसानों को लीज पर जमीन देकर एक नई पॉलिसी निकाली। उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों को जमीन देकर उनके हिसाब से खेती करवाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे वह अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकेंगे और प्रॉफिट कैसे कहां से कमाना है ये सब किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, ताकि वो फ्री होकर अपने काम को अंजाम दे सके। दूसरी पॉलिसी उन्होंने यह निकाली कि किसान अगर खेती करता है तो उसका कुछ फिक्स परसेंटेज सरकार देने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो इसे किसी को भी बेच सकता है। इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इस तरह से किसानों के अंदर मोटिवेशन जागा और उन्होंने अपने काम को पहले से बेहतर करना शुरू किया और इसकी वजह से उनके काम में बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं कि उन्होंने खेती के अलावा किन किन जगहों पर अपनी पॉलिसीज को अंजाम दिया। तो उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप पीछे पलट कर देखिए तो माओ के समय चीन में स्टील फैक्ट्रीज हुआ करती थीं और उन्हें मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों की होती थी और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर भी काफी ज्यादा होता था। लेकिन इन्होंने इसको चेंज किया। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को और मैनेजर्स को सौंपी। अब उनके पास वह फ्रीडम थी कि वह क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या उनके प्रोडक्शन का टारगेट होगा, वह कितने दाम पर उन चीजों को सेल करेंगे। इस तरह से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा मेहनत करने की वजह भी मिली। इसके बाद उन्होंने तीसरा कदम एजुकेशन रिवॉल्यूशन की तरफ उठाया, यानी लोगों को एजुकेट करना टारगेट बनाया और 1986 में एक ऐसा कानून लगाया गया जिसमें सरकार की तरफ से 9 साल तक फ्री एजुकेशन मिलेगी और इसके अलावा वह कंपल्सरी होगी, यानी हर बच्चे को 9 साल तक फ्री एजुकेशन लेनी ही होगी, कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। वहीं अगर आप इंडिया पर फोकस करें तो इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, यानी चाइना में एजुकेशन पर फोकस करने के कई साल बाद। खैर वापस चाइना में चलते हैं, जहां सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी को सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार ने और पैसे लगाकर लोगों को और भी एजुकेटेड बनाने का फैसला किया और आज इसलिए ये इतने आगे हैं। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स का ही निर्माण किया गया था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से लेकर बड़ी चीज का निर्माण करने लगा। यही वजह है कि चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उसने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। 2019 आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% रह गया। वहीं भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% है। चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस है। 1980 के दशक में चीन में 5.7% की एवरेज से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात की विकास दर 12.4% रही। वहीं साल 2000 से 2003 के बीच 20.3 तक ये पहुंची। फिलहाल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब चाइना की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन तब हम कहाँ होंगे? तो अनुमान के मुताबिक हम भी उस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, पर इस सब में कम से कम 25 साल का समय लगेगा। हालांकि 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, पर अगर हर भारतवासी ठान ले तो चीन को पछाड़कर हम दुनिया में नंबर 1 भी बन सकते हैं। पर क्या ऐसा सच में हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।